हेलो 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 हेलो। ओके जी, हाँ, गुड मॉर्निंग। आइए, पहला काम निपटा देते हैं। कंप्लीट कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ रिवीजन ऑफ इनकम अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। पार्ट 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने आधा आधा तो नहीं, मतलब कुछ रिवीजन करवा दिया था, डेप्रीसिएशन तक का करवा रखा है। आइए जी, तो यहाँ से अब चालू करते हैं। अपन ने लास्ट डिस्कशन में देखा था डेप्रीसिएशन कितने टाइप का होता है। एक का नाम होता है नॉर्मल, एक का नाम होता है एडिशनल, एसएलएम वगैरह 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 वगैरह। तो अब जो कॉस्ट का सेक्शन होता है 43(1), जिसमें यह बताया जाता है कि किसी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होती है, उसमें से मैंने कुछ आपको एक्सप्लेनेशन समझाए थे इंपॉर्टेंट वाले। तो आइए आपकी कॉपी देख लीजिए और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से चालू करते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है कि अगर आपके पास कोई एसेट है जो कि रिसर्च के लिए खरीदी गई है, किसके लिए खरीदी गई है बताइए? रिसर्च के लिए। और बाद में आप उसको अगर अपने बिजनेस में यूज करने लग जाते हैं तो ब्लॉक में उस एसेट की कॉस्ट 0 रुपीज जोड़ी जाएगी। कितने रुपए जोड़ी जाएगी? 0। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है। आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता था कि अगर कोई सेकेंड हैंड एसेट आप बाय करते हैं, सेकेंड हैंड एसेट आप बाय करते हैं और एओ को लगता है कि आपने जानबूझकर ये महंगी खरीदी है ताकि ज्यादा डेप्रीसिएशन क्लेम कर सको, तो फिर उसकी कॉस्ट जो आप ब्लॉक में जोड़ेंगे वो होगी जो एओ डिटरमाइन करेगा। बोलिए कौन डिटरमाइन करेगा? एओ। अगला एक्सप्लेनेशन 5, ये बड़ा काम का था। ये कहता था कि अगर कोई बिल्डिंग है आपके पास जो कि आप पहले अपने पर्सनल यूज में काम लिया करते थे, पहले कोई बिल्डिंग है आपके पास जो आप पर्सनल यूज में काम लेते थे और बाद में आप उस बिल्डिंग को बिजनेस में यूज करने लग जाते हैं, तो ब्लॉक में उस बिल्डिंग की कॉस्ट क्या जोड़ी जाएगी? तो जवाब आता था जितना भी उसका एक्चुअल कॉस्ट है माइनस नॉशनल डेप्रीसिएशन। बोलिए क्या माइनस करना है उसमें से? आपको ये अज्यूम करना है कि अगर शुरुआत से ही वो बिल्डिंग में बीएनपी में काम लेता तो कितना डेप्रीसिएशन का छूट उस बिल्डिंग में मिल जाता। जितना मिल जाता वो कॉस्ट से घटाकर जो बचेगा वो एक्चुअल कॉस्ट होगी जो ब्लॉक में जोड़ रही है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्वेश्चन भी करा था मैंने, कि अगर कोई आपकी और पर्सनल चीजें आप बिजनेस में यूज करने लग जाते हैं, याद करिए क्वेश्चन आता था कार को आप बिजनेस में यूज करने लग गए, तो वहां पे एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे फिर कॉस्ट वही है जो कॉस्ट है। अरे मतलब 6 लाख की कार आपने खरीदी और 2 साल बाद उसको बिजनेस में काम लेने लग गए, तो एक्चुअल कॉस्ट जो ब्लॉक में जोड़ी जाएगी वो पूरे 6 लाख ही होगी। पर बिल्डिंग के केस में 6 लाख नहीं जुड़ते। बिल्डिंग के केस में 6 लाख माइनस 2 साल का क्या करते हैं? नॉशनल डेप्रीसिएशन। तो ये एक नोट करने वाली बात है। अगला सेक्शन आता था हमारे सामने रिसर्च के खर्चों का छूट, दैट इज 35, जिसमें से अभी मई 24 का क्वेश्चन आया था। तो रिसर्च के जो भी खर्चे होते हैं उसके दो टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए थे कॉपी में। एक तो मैंने कहा था रिसर्च अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब इन हाउस रिसर्च के खर्चों का ट्रीटमेंट। और एक मैंने कहा था कि अगर आप इन हाउस रिसर्च नहीं कर रहे तो आप क्या कर सकते हैं? बोल दीजिए बेटा। पेमेंट टू अदर्स कर सकते हैं। तो पहले इन हाउस रिसर्च पे आते हैं। इन हाउस रिसर्च के लिए दो टाइप के खर्चों का ट्रीटमेंट था, या तो खर्चा रेवेन्यू है या फिर खर्चा कैपिटल है। बोलिए बाबा से क्या है? अगर रिसर्च के लिए आपने कोई रेवेन्यू खर्चा किया है तो उसका डिडक्शन 35(1)(1) में दिया जाएगा आपको। 35(1)(1) सेक्शन ध्यान रखना। और वहां पे बोला गया था कि अगर खर्चा आपने बिजनेस चालू होने के बाद करा है तो जितना खर्चा करोगे 100% छूट मिल जाएगी जिस साल खर्चा करोगे। और अगर खर्चा कब करा है आपने? कमेंसमेंट के पहले, तो केवल 3 साल पुराने खर्चों का ही छूट मिल पाएगा। एक तो ये बात नोट करनी है। और दो ही खर्चों का मिल पाएगा, एक का नाम है सैलरी और एक का नाम है रॉ मटेरियल। और इन दोनों खर्चों का आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं कौन से साल में? जिस साल बिजनेस कमेंस किया है। ध्यान रखना। रिसर्च के कैपिटल खर्चों में लैंड के खर्चे का तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। अभी आया था आपको बताइए कि एक खर्चा लैंड पे था जिसका आंसर लिखना था, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर लैंड के अलावा के जो भी कैपिटल खर्चे आपने रिसर्च पे किए हैं उसका डिडक्शन 35(1)(4) में मिल जाएगा। 4 है ना? तो 4 में मिलेगा। उसमें भी दो पॉइंट है, कमेंसमेंट के बाद करोगे कमेंसमेंट के पहले करोगे। कमेंसमेंट के बाद करोगे तो जितना खर्चा करा 100% छूट रिलेवेंट ईयर में मिल जाएगी। पहले करोगे तो छूट 3 साल पुराने खर्चों की मिलेगी और हर खर्चे की 100% छूट आपको कमेंसमेंट वाले साल में मिल जाएगी। आगे बढ़ते थे।
पेमेंट टू अदर्स। पेमेंट टू अदर में 3-4 सेक्शंस आते थे। सबसे पहले 35(1)(2) आता था। वो कहता था कि अगर आपने कोई पेमेंट करा है किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, रिसर्च, कौन सी रिसर्च के लिए, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा उस पेमेंट का। डिडक्शन सब में 100 ही था, पर जगह ध्यान रखनी है। फिर 35(1)(2) में आपको बोला था कि अगर आप बाई चांस किसी कंपनी को पेमेंट करें रिसर्च के लिए तो भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। 35(1)(3) में लिखा था सेम संस्थाएं थी, अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पर यहाँ पे मकसद क्या हो गया था, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दान दोगे तो भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और 35(2)(a) में आपको 2 दान के लिए छूट है, नेशनल लेबोरेटरी को पेमेंट कर दो या आईआईटी को कर दोगे तो भी आपको 100% क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। तो ये ध्यान रखना। पर यहाँ पे एक बात थी, शायद दिख नहीं रही मेरे को, ये वाले जो डिडक्शंस हैं ये डिफॉल्ट रेजिम वाले नहीं क्लेम कर सकते। कहाँ पे लिखा हुआ था ये लिखा हुआ देखिए, है ना, ये सारे डिडक्शन डिफॉल्ट रेजिम वाले क्लेम नहीं कर सकते। डिफॉल्ट रेजिम मतलब कौन सा सेक्शन है, बोल दीजिए फटाफट से। 115 बीएससी में अगर आप ऑप्ट करेंगे तो ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, जैसे एडिशनल भी नहीं है, पहले अपन ने बात करी हुई थी। अब अगला पॉइंट आता था कि जब आप रिसर्च की एसेट को सोल्ड आउट कर देंगे, बेच देंगे, तो क्या ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे 2 बातें लिखवाई थी, कॉपी देखिए आप। या तो आप उसको विदाउट एनी फर्दर यूज बेच दीजिए, मतलब क्या था कि रिसर्च के लिए एसेट खरीदी, 2-3 साल बाद आपने डायरेक्टली किसी को बेच दी। तो अगर आप बिना किसी फर्दर यूज के रिसर्च की एसेट को बेचेंगे तो जितने में बेचोगे वो पूरी बीएनपी की इनकम बन जाएगी। ये सॉरी, विदाउट फर्दर यूज एरिया, तो पूरी के पूरी बीएनपी की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। पर अगर उसकी सेल प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है तो कैपिटल गेन भी हो जाए। मतलब क्या हो गया, मानिए 8 लाख की आपने मशीन खरीदी रिसर्च के लिए और उसको बाद में 6 लाख में बेच दिया, तो 6 लाख तो 8 लाख से नीचे ही है, तब तो 6 लाख पूरी बीएनपी की इनकम। पर मान लीजिए 8 लाख की एसेट खरीद के आपने किसी को 10 लाख में टिका दी 2 साल बाद, तो फिर 8 लाख तो बीएनपी की इनकम है और 2 लाख रुपए कैपिटल गेन में जाए, पूरे 10 की इनकम होगी पर 2 हेड में डिवाइड हो जाए। पर अगर ये एसेट आप क्या कहते हैं यूज करके बेचते हैं, तो वहां पे मैंने आपको कहा था 2 ट्रीटमेंट करने हैं। सबसे पहले जिस साल आप उसको यूज करना चालू करेंगे बीएनपी में, उसको ब्लॉक में जाके जोड़ लेंगे। आप ब्लॉक में जाके जोड़ेंगे और कितने रुपए जोड़ेंगे, जो मैंने अभी आपको ऊपर कहा था 0 रुपए। अरे एक्सप्लेनेशन 1 बोलो। और जब आप बेचेंगे तो वो ब्लॉक की एसेट बन चुकी है। ब्लॉक की एसेट के बेचने पे क्या होता है, बच्चा बच्चा जानना चाहिए क्या होता है, बोल दीजिए जल्दी से। ब्लॉक में से सेल प्राइस को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट है जो आपको ध्यान रखना। आगे आता था एक और सेक्शन, इस बार मेरे को लगता है कि अगले अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक सीक्वेंस मैंने देखा है, डेप्रीसिएशन का आया था, फिर रिसर्च का आया था, तो अगला पार्ट इसका ही है। यानी कि अगला अटेम्प्ट कौन सा आने वाला है, सितंबर लगता है कि इसका आ जाना चाहिए। तो 35(AD क्या बोलता था, अभी अगर आप कुछ टाइप के चुनिंदा बिजनेस करेंगे, जिसको अपन ने एक नाम दे दिया था स्पेसिफाइड बिजनेस करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, तो इस बिजनेस को 35(AD के बिजनेस कहेंगे और इनका कैपिटल खर्चों का आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, डिडक्शन। तो बिजनेस बहुत सारे थे, मैं 2-4-5 बोल देता हूँ, जैसे कि जल्दी जल्दी बोलते जाइए। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन, होटल कम से कम कितने स्टार का, हॉस्पिटल कम से कम कितने बेड का, 100 बेड का। इसी तरह से हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग, फर्टिलाइजर का काम वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम थे। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको क्या डिडक्शन मिलने वाला है 35(AD में, इस बिजनेस के कैपिटल खर्चों का डिडक्शन। बोलिए किसका डिडक्शन है इसमें, कैपिटल खर्चे। पर इसमें 3 कैपिटल खर्चों का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक का नाम था लैंड, एक का नाम था गुडविल, एक का नाम था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी सारे कैपिटल खर्चों को डिडक्शन मिल, कितना मिल जाएगा, 100%। 2 पॉइंट है इसमें भी, अगर कमेंसमेंट के पहले करें कैपिटल खर्चे तो कमेंसमेंट के बाद करें कैपिटल खर्चे तो जिस साल करोगे उस साल मिल जाएगा। और कमेंसमेंट के पहले करें तो जितने भी कैपिटल खर्चे हैं सारा डिडक्शन आपको 100% कमेंसमेंट वाले साल में मिल जाए। बस एक चीज ध्यान रखनी थी कि अगर कोई खर्चा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले आपने करा हुआ है तो उसको बुक्स में कैपिटलाइज होना चाहिए। बोलिए क्या होना चाहिए, जल्दी से, कैपिटलाइज होना जरूरी है। तो ये सब चीजें आपके सामने। यहाँ पे भी जब आप डिडक्शन ले तो 10,000 वाला कानून यूज करना है, जो एसेट का होता था कि अगर आप एक दिन में 10,000 या उससे ज्यादा का पेमेंट करते हैं एसेट एक्वायर करने के लिए, याद करो। और पेमेंट आप इन 4 तरीकों से नहीं करते। 4 तरीके कौन से थे, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ECS, प्रिस्क्राइब मोड्स, तो वो खर्चा एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है।
तो अगर आप 6 लाख रुपए की मशीन खरीद रहे हैं 35 एडी के बिजनेस के लिए, अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर दिया, तो 6 लाख तो कॉस्ट में जुड़ गए। फिर उसकी इंस्टॉलेशन के लिए 20,000 रुपये और लगे जो आपने कैश में दे दिए, तो अब आपको डिडक्शन 6 लाख का ही मिलने वाला है, 20,000 रुपये का नहीं मिलेगा, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। पर अगर वो भी अकाउंट पे चेक से दे देते तो कॉस्ट 620 हो जाती, डिडक्शन भी 620 हो जाता। बोलिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था। आगे आपके सामने 3580 का डिडक्शन भी 115 बीएसई वाले एसएससी क्लेम नहीं कर सकते हैं। कौन से वाले एसएससी क्लेम नहीं कर सकते? बोलिए, 115 बीएसई वाले क्लेम नहीं कर सकते। आगे आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी बिजनेस आप करते हो उसके लॉस के कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के 2 रूल आपको बेसिकली मैंने बता रखे थे। अगर बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन है तो आप 8 साल तक कैरी कर सकते हो लॉसेस को, अगर बिजनेस स्पेक्यूलेशन है तो 4 साल तक कैरी कर सकते हो, पर अगर बिजनेस 35 एडी वाला है, ये सब एमसीक्यू है यार देखो, तो आप इसका लॉस अनलिमिटेड ईयर तक कैरी करके सेट ऑफ कर सकते हैं। पर इसमें एक जरूरत है कि इस बिजनेस का लॉस केवल इसी बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। क्लियर है सबको? आगे सिंपल है, 35 एडी की एसेट को जब आप बेचेंगे तो क्या होगा? बेचेंगे तो क्या होगा, तो ऑलरेडी 28 में लिखवा रखा था मैंने, जितने में बेचोगे वो बीएनपी की इनकम मानी जाएगी। बोलो क्या मानी जाएगी? बीएनपी की इनकम। 35 एडी की एसेट के सेल पे मिलने वाला पैसा बीएनपी की इनकम है। बोलिए सब जने एक बार और वापस है, बोलिए सब। 35 एडी की एसेट के सेल पे मिलने वाला पैसा बीएनपी की टैक्सेबल इनकम है। पर इसमें एक वो कानून आता था, याद आ गया 8 साल वाला कानून? ये 8 साल बोलते ही ना कानून याद आना चाहिए, इस लेवल पे आपको तैयारी करनी है। मैं 8 साल बोलूं आपको याद आ जाएगी कानून क्या है। तो 8 साल वाला कानून क्या कहता था, सुनिए अब ध्यान से। अगर कोई एसेट आपने किस पर्पज के लिए खरीदी? स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए खरीदी, और खरीदने से कितने सालों तक? अगर आपने विद इन 8 ईयर उसको नॉन स्पेसिफाइड पर्पस में यूज कर लिया तो आपको टैक्स इंप्लीकेशन देखना पड़ता है। और क्या इंप्लीकेशन होता था? जितना डिडक्शन आप ले चुके हो 35 एडी का, उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जितना डेप्रीसिएशन मिल जाता अगर शुरुआत से सच बोलते तो। याद आया सबको? वो जो डिफरेंस बचेगा वो आपकी बीएनपी की क्या माना जाएगा? इनकम, जिस ईयर गड़बड़ करी। और वही नंबर फिर आपकी एसेट की कॉस्ट में जाके जुड़ जाएगा ब्लॉक में, आगे डेप्रीशिएशन लेते रहना उसमें। अरे बोलो, क्वेश्चन कराए थे मैंने इसकी भी। इंपॉर्टेंट है ना, मैं लिख देता हूं एमसीक्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आगे आइए, अगला सेक्शन आता था बेटा 35D, प्रिलिमिनरी खर्चों का डिडक्शन कैसे मिलता है। तो प्रिलिमिनरी खर्चे क्या होते थे पहले सुन लीजिए। ऐसे खर्चे जो आपने 3 पर्पस से किए हो वही प्रिलिमिनरी कहलाएंगे। पर्पस नंबर 1 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, पर्पस नंबर 2 एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट, पर्पस नंबर 3 सेटअप ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट। अरे ऐसे ही पढ़ते हैं जब लॉ चालू होता है, तो ये सब पढ़ा हुआ आप जब रिवीजन करो तो ऐसे अपने आप को समझाना जब भी पढ़ोगे। और इन 3 पर्पस से किए गए स्पेसिफिक टाइप के खर्चों को प्रिलिमिनरी कहते हैं। स्पेसिफिक टाइप मतलब कौन कौन से खर्चों के नाम लिखवाए थे मैंने अब आपको। बोलते जाइए। खर्चा नंबर 1 फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए खर्चा, नंबर 2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट का खर्चा, नंबर 3 मार्केट सर्वे, नंबर 4 इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए किया गया खर्चा, नंबर 5 एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग और उसके खर्चे। और कंपनी के लिए कुछ और खर्चे भी कवर किए गए थे, जैसे कि एमओए एओए की ड्राफ्टिंग के खर्चे, प्रिंटिंग के खर्चे, रजिस्ट्रेशन के खर्चे कंपनी के, पब्लिक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड खर्चे जैसे प्रोस्पेक्टस छपाना है, ब्रोकरेज देना है, अंडरराइटर को कमीशन देना है। ये सभी खर्चों को प्रिलिमिनरी माना जाता है। और इन खर्चों का आपको क्या मिलने वाला है बताइए जल्दी से? 100% डिडक्शन मिलने वाला है 35D में। बट 100% के ऊपर एक लिमिट लगानी है। क्या लिमिट है बता दीजिए जल्दी से? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, यानी मैक्सिमम डिडक्शन आपके सीओपी के 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि अगर आप कंपनी एसएसी हैं तो आपके पास 5% वाला लिमिट यूज करने का एक और अवसर है। आप चाहें तो सीओपी का 5 यूज कर लीजिए, आप चाहें तो सीई का 5 भी कर सकते हैं। व्हाट इज सीई? केवल कंपनी एसएसी के पास ऑप्शन है, बाकी लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है। और जितना भी अमाउंट ऑफ डिडक्शन आएगा वो डिडक्शन आप कितने साल तक क्लेम करेंगे? 5 साल तक। अमोर्टाइज करना है, इकट्ठा नहीं लेना छूट। बोलिए ठीक है। आगे बढ़ते थे, अगला सेक्शन आता था 35DDA। क्या था खर्चा? बहुत इजी था। एम्प्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन जो आपने पे करा है, यहाँ पे नोट करना था ना, पे जरूरी था। एम्प्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन जो आपने पे करा है
उस पेड अमाउंट का आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं कितने सालों में वापस से? 5 साल में बराबर बराबर। ये 35 की सीरीज खत्म हो गई थी। इसके बाद आए थे अदर डिडक्शन, जो कि कौन से सेक्शन के अंदर कवर थे? 36। ये सब अब छोटे छोटे डिडक्शंस थे। आइए फटाफट से पहला डिडक्शन 36(1)(1), खर्चे का नाम बोल दीजिए फटाफट सब जने आप। स्टॉक का इंश्योरेंस, बिजनेस के स्टॉक और स्टोर्स के इंश्योरेंस के लिए जो आपने खर्चे किए हैं, आप उसका 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 36(1)(1)(b), एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो आपने खर्चा करा है, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस खुद का नहीं है, ध्यान रख लेना, उसका भी आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बस एक ही रिक्वायरमेंट है, बोल दीजिए, पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए छूट के लिए। 36(1)(2), बोनस और कमीशन जो आप एम्प्लॉय को देते हैं, उसका भी आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट 31(1)(3), अगर बिजनेस के लिए आपने कोई कैपिटल बोरो की है, खुद की नहीं चाहिए, बोरो की है, उसके इंटरेस्ट का आप 100% क्या क्लेम कर सकते हैं? डिडक्शन। यहाँ पे दो बातें नोट कराई थी। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई इंटरेस्ट आपने असेट को अक्वायर करने के लोन का दिया है, अगर कोई इंटरेस्ट आपने असेट खरीदने के लोन का दिया है और वो इंटरेस्ट कॉस्ट में जुड़ गया है, याद करिए कौन सा इंटरेस्ट कॉस्ट में जुड़ता है, 10 बार बोला था मैंने, लोन लेने के से लेकर असेट के पुट टू यूज तक वाला, तो वो इंटरेस्ट जो कॉस्ट में जुड़ गया उसका डिडक्शन आप इधर क्लेम ना करें। अरे बोलिए। नंबर 2 चीज, खुद की जो कैपिटल आपने लगाई है उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आप क्लेम नहीं कर सकते, पर एक असेसी कर सकता है जिसका नाम था पार्टनरशिप फर्म 40B के अंदर। ठीक है, आगे आइए 36(1)(3) है जिसकी बात कल उठी थी, जीरो कूपन बॉन्ड का इंटरेस्ट, सॉरी क्या, डिस्काउंट। तो क्या बोला था मैंने कि अगर मैं जीरो कूपन बॉन्ड इशू करता हूं और उसके इशू के समय में जो डिस्काउंट देता हूं, तो वो डिस्काउंट मेरा बिजनेस का खर्चा है। इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, जो बायर है बॉन्ड के, उनके तो कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट होगा, तो जो इशू कर रहा है उसके लिए डिस्काउंट बीएनपी का खर्चा है, और उसका वो 100% क्या ले सकता है बीएनपी में छूट, जितना भी बॉन्ड का लाइफ है उसके प्रोपोर्शनेट। बोलिए। अगला इंपॉर्टेंट था 36(1)(4)(5), एज एन एम्प्लॉयर अगर मैं अपने एम्प्लॉय के लिए पैसे जमा कराता हूं, बताइए कहां पर? आरपीएफ। नंबर 2, नंबर 3, तो मैं 100% इसका क्या क्लेम कर सकता हूं? डिडक्शन। आगे एक बात मैंने नोट कराई थी कि अगर मैं, नहीं, ग्रेचुटी फंड नहीं है बेटा, ये 48(7) में मैंने आपको बोला था प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज डिसअलाउड है, ध्यान रखना, फंड्स अलग चीज होता है, ग्रेचुटी अलग चीज होता है। लास्ट में 48(7) लिखवाया था मैंने, कल परसों की बात है, तो 48(7) में मैंने लिखवाया था ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाया है तो डिसअलाउड है ना, फंड्स को नहीं करेंगे। फंड्स में तो पैसा कंट्रीब्यूट करना है और उसके रिलेटेड प्रोविजन की बात ही नहीं उठती, उसकी बात नहीं चल रही है। आगे आइए 36(1)(4) है, ये इंपॉर्टेंट था। कौन से पेंशन फंड में पैसा जमा करा रहा हूं? 80CCD के पेंशन फंड में मैं पैसा जमा करा रहा हूं अपने एम्प्लॉय के लिए, ध्यान रखना। तो 80CCD एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन फंड है जिसको एनपीएस भी कहते हैं आम भाषा में। बोलिए क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या होता था, मैंने आपको पूरा ही बता दिया था। यहाँ पे दो लोग पैसे जमा कराते हैं, एक तो मेरा एम्प्लॉय खुद जमा कराएगा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, और एक मैं भी जमा कराऊंगा उसके लिए। जो मेरा एम्प्लॉय जमा करा रहा है खुद की जेब से, उसका एम्प्लॉय के लिए क्या ट्रीटमेंट था, मैंने बोला था, मेरा एम्प्लॉय, आप मेरे एम्प्लॉय बन जाओ, तो आप मेरे एम्प्लॉय हो, मान लीजिए आपने जमा कराया इसमें फंड में पैसे जमा कराए, तो आपके लिए तो बचत है वो आपकी, और इस बचत की आपको 80CCD1 में क्या मिलेगी, छूट मिल जाएगी। वो कितनी मिलेगी वो CCD1 में बढ़ा दूंगा मैं आपको। इसी तरह से जो मैं आपके लिए जमा कराऊंगा वो आपकी क्या बन जाएगा, इनकम। मैं जमा करा रहा हूं आपके लिए तो आपकी इनकम है, बोलिए। और ये इनकम भी आपके लिए डिडक्शन के रूप में चली जाएगी, बताइए कहां पर? CCD2, मतलब इनकम है तो टैक्स लग जाएगा सैलरी रेट में पहले तो पूरा, और फिर जीटीआई में से आपको छूट भी मिल जाएगी CCD2 के अंदर। बोलिए किसके अंदर? CCD2। और मैं अब जो जमा करा रहा हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा, खर्चा। तो मेरा अगर खर्चा है तो मेरे को वो छूट मिल जाएगी 36(1), बताइए किसमें? 4A में। और छूट इज इक्वल टू है, बोल दीजिए अब तो देखकर, अमाउंट डिपॉजिटेड और आपकी सैलरी का 10% विच एवर इज लेस। आगे आ जाइए 36(1)(5) है, इंपॉर्टेंट है, ये उलझाने वाला था। क्या कहता था ये, क्या कहता था ये बताइए? अगर आप मेरे एम्प्लॉय हैं तो जितना पैसा आप मुझे देते हैं अपने पीएफ वगैरह में जमा कराने के लिए, अपने वेलफेयर फंड्स में जमा कराने के लिए, ध्यान रखो,
आपके वेलफेयर फंड में जो भी पैसा आप जमा करोगे डायरेक्टली आप जमा नहीं करोगे, मेरे थ्रू जाएगा। बोलो, मैं आपकी तनख्वाह से काट के देता हूं ना पैसा। तो जितना पैसा मैंने आपका काटा हुआ है आपके वेलफेयर फंड में जमा कराने के लिए, वो एक प्रकार से मेरी इनकम बन जाएगा इनकम टैक्स के तहत। अरे बोलिए। और वही पैसा जब मैं जमा करा दूंगा रिलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक, वही पैसा जब मैं जमा करा दूंगा रिलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक, तो मेरा खर्चा बन जाएगा और उसकी छूट दे देंगे 36(1) में 5 है। तो ये आपको एक नोट करने वाली बात है। 36(1)(9) रिवीजन कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमको बेसिक तो सब पता ही है। 36(1)(9, अगर कंपनी एसएससी खर्चा करती है, बता दीजिए किस पे खर्चा करती है बेटा, बोलो। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, ध्यान रखना एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग के लिए, तो फिर उसका डिडक्शन 9 में कैसे मिलता है? रेवेन्यू खर्चे 100% डिडक्शन रिलेवेंट ईयर में, और कैपिटल खर्चे अदर देन लैंड चाहिए मेरे को वापस है यहाँ पे भी 100% डिडक्शन पर कितने सालों में? 5 सालों में बराबर। आगे बढ़िए। 36(1)(15) और 36(1)(16, ये दोनों खर्चे कौन से लोगों के होते थे? जो ट्रेडर है स्टॉक मार्केट के। अरे बोलिए, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बता दीजिए। स्पेक्यूलेशन। तो उन्हीं लोगों का खर्चा होता है। जब शेयर बाय सेल करते हैं तो एक टैक्स लगता है जिसको कहते हैं एसटीटी, और इसी तरह से कमोडिटी की ट्रेडिंग में एक टैक्स लगता है जिसको कहते हैं सीटीटी। तो एसटीटी और सीटीटी दोनों 100% अलाउड है इनकम टैक्स में, बीएनपी हेड कहता है। तो लास्ट और फाइनल 36(1)(7 जो कहता था कि बैड डेब्ट्स अगर आपका हुआ है तो आपको बीएनपी में उसका 100% डिडक्शन मिलने वाला है, पीबीडी का बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेन चीजें ध्यान रख लेना, बैड डेब्ट्स अलाउड, पीबीडी पूरा डिसअलाउड। पर बैड डेब्ट्स का अलाउड करने के लिए आपको 2-3 कंडीशन पूरी करनी है। बोल दीजिए पहली कंडीशन। बैड डेब्ट्स मत लिखिए, डेट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। जो उधार डूबा है वो बिजनेस से रिलेट होना चाहिए। नंबर 2, डेट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग योर इनकम। सब समझाया मैंने आपको ये। और लास्ट कंडीशन क्या थी? इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ। अगर ये पूरा है तो आप आराम से बैड डेब्ट्स का डिडक्शन ले लीजिए 100%। फिर आता था सारे डिडक्शन का बाप, क्या था ये? 37, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्यूशन में ये काम आता था। क्या नाम था इसका? रेसिड्यूरी। क्या कहता था भाई, बोल दीजिए। हर वो खर्चा जो निम्न शर्तें पूरी करे उसका 100% डिडक्शन 37 में मिल जाएगा। शर्त नंबर 1, खर्चा 30 से 36 से रिलेट करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, खर्चा पर्सनल नहीं होना चाहिए, और खर्चा किससे रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेस से रिलेट। अगर ये बातें पूरी है तो आपको उस खर्चे का 100% डिडक्शन मिल जाएगा 37। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या था भाई? अगर कोई भी खर्चा जो आपने किया है वो इलीगल या ऑफेंसिव है तो आपको उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। जैसे पेनल्टी लग गई, तो मैं 10 बार आपको एक बार पेनल्टी में ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बात कर ही लेते हैं रिवीजन में। पेनल्टी जब भी आपके सामने आती है तो पेनल्टियां क्यों लगती है? सोचिए, जीएसटी पेनल्टी लग गई, क्यों लगती है? कोई कॉन्ट्रावेंशन किया होगा आपने। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, पेनल्टी ना 2 टाइप की होती है, कॉन्ट्रावेंशन के लिए लगती है और एक नॉन कॉन्ट्रावेंशन के लिए लगती है। जैसे मैं आपको बोलूं, कंपनसेंट्री होती है पेनल्टी। क्या होती है बताइए? कंपनसेंट्री, जिसमें कि आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया है, बस वो पेनल्टी इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि कंपनसेशन के रूप में सामने वालों को पैसा देना है। जैसे आप याद करिए, लाइट का बिल आता है। जब लाइट का बिल आता है तो एक दे तिथि होती है, ड्यू डेट। जल्दी बोलो। और उसी के ठीक नीचे लिखा होता है ड्यू डेट के बाद पैसे इतने लगेंगे और ड्यू डेट के पहले इतने लगेंगे। ज्यादा कब लगेंगे? बाद। अब आपने बाद में पेमेंट किया तो ज्यादा पैसे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दिए आपने, एक प्रकार से पेनल्टी दी। अब सोचिए, क्या वो पेनल्टी कोई गुनाह करने पे लगेगी? गुनाह होता तो लिखते ही नहीं ना। गुनाह क्या होता है? कानून तोड़ना। बिल लेट हो गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बिजी हो गया था, मैं लेट हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, जैसे मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं, मुंह बंद कर अपना। इसको बोलते हैं कंपनसेंट्री पेनल्टी। बोलो क्या बोलते हैं बताइए? ये अलाउड है, ये अलाउड करनी है आपको, ये अलाउड है, ध्यान रख लेना। पर अभी मान लो लाइट की चोरी कर रहा हूं मैं, खंभे में तार डाल के, अरे वो करते ना लोगों ने, अब चोरी करता हुआ पकड़ा गया, पेनल्टी लग गई। ये कौन सी पेनल्टी बताइए? ये क्या है? कंपनसेंट्री है कि गुनाह है? ये कॉन्ट्रावेंशन वाली पेनल्टी है, ये डिसअलाउड है। अभी जो इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आया था वहां पे लिखा था 2 जीएसटी पेनल्टी और नीचे लिखा था ऑफेंसिव इन नेचर ब्रैकेट में, मतलब ये डिसअलाउड करनी थी। अभी लिख देते कंपनसेंट्री इन नेचर, तो अलाउड करनी थी। कुछ समझे? अरे समझ गए कि नहीं समझे यार? आगे आइए। इसके बाद आप देखेंगे, अगला मैंने आपको समझाया था, एक एक्सप्लेनेशन था कि इन खर्चों को एक ऑफेंसिव मानना है। अरे याद आया सबको? तो पहला, ऐसे सभी खर्चे जिसको ऑफेंसिव माना गया है किसी भी लॉ में, चाहे इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अरे ऐसे ही बोला था यार। अगला,
अगर कोई बेनिफिट दिया है आपने किसी पर्सन को और वो बेनिफिट लेना उस पर्सन के लिए अपराध है, तो फिर वो बेनिफिट जो आप दे रहे हो वो भी आपके लिए भी क्या है, अपराध है, आपको छूट नहीं देंगे। याद करो डॉक्टर वाला एग्जांपल, आपने 5 लाख रुपए के गिफ्ट दिए डॉक्टर को, और डॉक्टर के लिए गिफ्ट लेना क्या है, अपराध है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी से डॉक्टर्स नहीं ले सकते बेनिफिट। आपने दिए, अब आप 5 लाख रुपए का बेनिफिट देकर बोल रहे हो कि मेरा खर्चा हो गया छूट दे दो, वो नहीं देंगे, क्योंकि जिसको आपने बेनिफिट दिया है उसके लिए वो बेनिफिट लेना क्या है, ऑफेंस है, तो आपके लिए भी वो खर्चा ऑफेंसिव है। बोलिए यार। और फाइनल चीज इसके अंदर क्या थी, वो अगर कंपाउंडिंग के लिए, अगर आप कोई ऑफेंस की कंपाउंडिंग के लिए पेमेंट करते हैं तो वो भी ऑफेंसिव ही है, उसके भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। सीएसआर के खर्चों की कोई छूट कंपनी को नहीं मिलेगी। बोलिए। और 37(2)(b तो हटा होगा सबको अच्छी तरह से, कोई भी विज्ञापन जो आप कहां देते हैं, सोवेनियर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो डिस अलाउड करेंगे 37(2)(b। यहां पे जाकर आपके सारे अलाउड डिस अलाउड खत्म हो गए। अरे बोलिए यार, सारे अलाउड डिस अलाउड क्या हो गए थे, खत्म। इसका एक और पार्ट बनाएंगे अब कल 40 वाले सेक्शन से इसको अलग कर लेंगे, डिसअलाउंसेस की कैटेगरी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको भी मैं इधर अभी और कर रहा हूँ पार्ट।